क्या ले रहा है ये सुनिए। हमने कहा पक्का 3 महीने बाद ये मार्कर खरीदोगे? कह रहे हैं नहीं, ये तो डिपेंड करता है मेरा आईपीसीसी का एग्जाम कैसा जाता है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? अरे पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, अगर एग्जाम अच्छा गया तब तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, और अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो हमने कहा मतलब क्या है, सीधे सीधे बताओ तुम चाहते क्या हो। उसने कहा सर अगर हम 3 महीने बाद मार्कर खरीदने आते हैं तो आपको देना पड़ेगा, वादा ये कीजिए, और अगर हम नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। हमने कहा ये लो, ये कौन सी बात हुई? कहते हो कि मार्कर अगर तुम्हें चाहिए तो हम देंगे और नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। मतलब कि बस ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ अपने फेवर वाली बात। इसी को कहा जाता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? खरीदे कि ना खरीदे, इसके पास बाइंग का ऑप्शन है। ये हमसे एक एग्रीमेंट चाहता है बाइंग के ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन का मतलब ये है कि ये चाहेगा तो करेगा उस एग्रीमेंट को और नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हमसे बाई करने आएगा तो हमें सेल करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। पता है जब भी एक एग्रीमेंट में एक इंसान के पास ऑप्शन होता है तो दूसरे इंसान के पास ऑब्लिगेशन होती है, ये नियम है। अगर उसके पास ऑप्शन है तो मेरे पास ऑब्लिगेशन है। पता है हमें करना ही करना पड़ेगा। वो हमसे मार्कर खरीदने आएगा तो हमको बेचना ही बेचना पड़ेगा। अगर एक एग्रीमेंट ऐसा होता जिसमें ऑप्शन नहीं होता तो दोनों पार्टी बाइंड हो जाती है, वो हमसे खरीदना ही पड़ेगा उसको और हमें बेचना ही पड़ेगा। एक एग्रीमेंट तो ऐसा होता है कि हम लोग वादा कर लेते हैं तुम खरीदोगे हम बेचेंगे, ये हो के रहेगा। ठीक है, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ऑप्शन एक डिफरेंट चीज होती है। इसमें हम क्या वादा लिख के देते हैं? अब देखिए, हम लिखते हैं मिस्टर, ठीक है, मिस्टर जिगर यू हैव राइट टू परचेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को मेरे। हम लिखते हैं मिस्टर जिगर, जिगर पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, बेकार की चीज है। मिस्टर जिगर मतलब उसका रेलेवेंस नहीं है, ये कहना है। आप लोग तो गलत समझ रहे हो। ठीक है, उसका रेलेवेंस, नाम का रेलेवेंस यहां पे नहीं है। ठीक है, लड़का बहुत काम का है। ठीक है, आगे सुनिए। मिस्टर जिगर यू हैव राइट टू परचेज। ध्यान दीजिए क्या बोला हमने? राइट टू परचेज। ये नहीं कह रहे हैं कि यू हैव टू परचेज, हमने क्या बोला? यू हैव राइट टू परचेज, मतलब तुम्हारा अधिकार है खरीदना। ये देखो क्या सम्मान दे रहे हैं उसको। मिस्टर जिगर यू हैव राइट टू परचेज दिस मार्कर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 3 months फ्रॉम नाउ एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पैसे चार्ज राइट नाउ। मिस्टर जिगर यू हैव राइट टू परचेज दिस मार्कर, तुम्हारे पास अधिकार है इस मार्कर को खरीदने का, एट अ प्राइस ऑफ ₹25। नहीं, रेट बढ़ा दिए क्या? हाँ हाँ, एट अ प्राइस। ये भी कह रहा है सर ये क्या बात ही बात में आपने तो ₹5 का रेट बढ़ा दिया। नहीं, यू हैव राइट टू परचेज दिस मार्कर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20। 20 रुपए में खरीद सकते हो जिगर, अधिकार है तुम्हारा। 3 months फ्रॉम नाउ, आज से 3 महीने बाद, एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पैसे चार्ज राइट नाउ, जिसके लिए हम 25 पैसे का प्रीमियम रख ले रहे हैं। ठीक है, अब 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मार्कर की कीमत मार्केट में 10 रुपए हो जाती है। तो ये बताइए जिगर मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। अरे 10 रुपया मार्केट में इसकी कीमत हो गई है, वो मार्कर मार्केट से ही खरीद लेगा। ठीक है, और मान लीजिए इस मार्कर की कीमत मार्केट में 100 रुपए हो जाती है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मार्केट में कोचिंग की बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, मार्कर की कंजप्शन बड़ी ज्यादा हो रही है, मार्केट में मार्कर शॉर्ट हो गया है, मिलता नहीं है मार्कर। ठीक है, किसी भी दुकान पे जाके बोलो 10 मार्कर चाहिए तो कहता है एक ले लो, 100 रुपए का देंगे। ठीक है, ये हालत हो गई है। अब बताइए 3 महीने बाद क्या होता है? जिगर 3 महीने बाद उसे पता है कि कोचिंग सुबह सुबह 6:30 बजे खुल जाती है, वो 6 बजे ही गेट पे आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही प्यून 6:30 बजे ताला खोलता है, प्यून के पहले पहले अपने घुस जाता है, गेट पे पहले खड़ा रहता है, अपने अंदर घुस जाता है और पूछे जा रहा है लगातार, सर आएंगे ना आज? कह रहा है हाँ हाँ क्लास का टाइम तो होने दो भाई, 7 बजे आएंगे सर आएंगे। तो कह रहा है नहीं नहीं पक्का है ना आएंगे, एक बार जरा फोन करके बात कर लो तो सर आ रहे हैं ना। अच्छा सर से पूछ लो कि सर ऐसा ना हो कि अपनी पर्स भूल जाए आज, या ध्यान दे लेना कि सर अपनी पर्स भी ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है लेकिन कह रहा है बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है बैठे रहो, अभी सर आते हैं तो फिर उसके बाद बात करेंगे। हम जैसे ही घुसते हैं कोचिंग में पकड़ लेता है जिगर तुरंत हमको, कहता है सर आपने एक वादा लिखा था हमको। ठीक है, निकाल के पर्ची दिखाता है, हम देखते हैं उसमें, हाँ 3 महीने बाद जिगर तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम एक मार्कर खरीद सकते हो 20 रुपए का।
हम कहते हैं हाँ ये हमने लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं, 20 रुपए लाओ और ये मार्कर ले लो हमसे। तो कहता है सर क्या बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम ये मार्कर आपसे ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, मार्केट से 100 रुपए का मार्कर खरीद के लाएंगे, हमसे 20 रुपए लेंगे, 80 रुपए अपना लगाएंगे और मार्कर खरीद के लाएंगे ही, यानी आपको 80 रुपए का घाटा हो गया कि नहीं। हम कहते हैं हाँ हो तो गया। तो कहता है बस सीधे सीधे बात कीजिए ना, 80 रुपए हमको नगद पकड़ाइए, बस 80 रुपया हमको नगद पकड़ाइए। पता है वो क्या करता है, वो जुआ खेलता है, ठीक है। वो चीजों की कीमत का अंदाज लगाता है और उसे जैसे ही लगता है कि जिसकी कीमत बढ़ जाएगी उसके लिए वो जुआ खेल लेता है, ऑप्शन ले लेता है, ठीक है। पता है उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा, 25 पैसा, इससे ज्यादा नुकसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्कर की कीमत अगर 20 रुपया से 19 रुपया भी हो जाएगी वो हमसे लेने नहीं आएगा, और जो 25 पैसा वो हमको दे के गया था वो उसका नुकसान हो जाएगा। बस क्या करेगा, वो कागज उठाएगा, उसको देखेगा, रोएगा, 2 बूंद आंसू उसके ऊपर टपकाएगा, काम खत्म। 25 पैसा जो उसका एक बार गया था बस वही उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान है। और पता है उसका प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। इस मार्कर की कीमत लाख रुपया भी हो सकती है, लिमिट कोई है क्या प्राइसेस पे, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इसकी कीमत लाख रुपया हो जाती है उसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख माइनस 20 रुपया, कॉन्ट्रैक्ट तो 20 रुपया पे हुआ है, बैलेंस पैसा वो हमसे ले लेगा। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सामने वाले के पास अधिकार होता है खरीदने का। बेसिकली इन चीजों के ऑप्शंस नहीं होते हैं, मार्केट में ये काम चलता है शेयर्स के रिस्पेक्ट में। शेयर में लोग ऑप्शन करते हैं, मतलब शेयर की कीमत का एक ऑप्शन लेते हैं कि हम 3 महीने बाद हिंडाल्को के शेयर खरीदेंगे 100 रुपए के। अगर हिंडाल्को की शेयर की कीमत 120 रुपए हो जाती है तो कहते हैं लाओ 20 रुपया निकालो ब्रोकर से। अगर हिंडाल्को की शेयर की कीमत 100 रुपए से कम हो जाती है तो जितना वो प्रीमियम दिए होते हैं वो नुकसान हो जाता है। पता है ऑप्शन के डीलिंग में जो ऑप्शन लिख के देता है वो जुआ खिलाने वाला होता है। हम यहाँ जुआ खिलाने वाले थे और वो क्या है, जुआ खेलने वाला। हम 25-25 पैसा कई लोगों से लेते हैं तो कई लोग हारते भी तो हैं, 10 लोग हारते हैं जुआ तो 1 लोग जीतता भी है जुआ, ठीक है। हम 10 लोग से पैसा बनाते हैं तो किसी 1 लोग को देते भी हैं, ये हमारा बिजनेस होता है, इसी को कहा जाता है ऑप्शन, ठीक है। अब बैंक करेंसी ऑप्शन करती है। बैंक करेंसी ऑप्शन कैसे करती है, पता है हम जब फॉरेन एक्सचेंज में किसी भी चीज में डील करते हैं तो मेरे मन में एक डर होता है कि कहीं एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो गया तो हमें नुकसान ना हो जाए। हम $1000 की एक मशीन खरीदते हैं, हम $1000 की एक मशीन खरीदते हैं ये सोच के कि डॉलर का रेट, जिस दिन हमने ये खरीदा था उस दिन $1 का रेट था 45 रुपया। तो पता है ये मशीन मेरे लिए कितने की थी, ₹45,000। और हमने ये मशीन इसीलिए खरीदा था डॉलर में, विदेश से इसीलिए खरीदा था क्योंकि ये मशीन इंडिया में 50,000 की मिल रही थी, इसीलिए विदेश से खरीदे कि वहां पे सस्ती मिल रही है, चलो वहीं से खरीद लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम पेमेंट करेंगे, मान लो उस दिन 52 रुपए का रेट हो जाए तो पता है मशीन हमको कितने की पड़ जाएगी, 52,000 रुपए की। और किस लिए मशीन विदेश से खरीदे थे कि आपको सस्ती पड़ रही है। मान लो 3 महीने का उधार इंडिया में भी मिल जाता है, 3 महीने का उधार विदेश में भी मिल रहा है। इंडिया में खरीदते तो 50,000 की पड़ती, 3 महीने बाद कितना देना होता, 50,000 रुपया। विदेश से खरीदे 45,000 रुपए की दिखाई दे रही है 3 महीने बाद, लेकिन डॉलर का रेट 52 रुपया हो गया तो हमको देना कितना पड़ जाएगा, 52,000 रुपया। बताइए विदेश से खरीदने वाला वो सारा सपना चूर चूर हो गया कि नहीं आपका, वो सब बेकार हो गया। जो आपको फायदा दिखाई दे रहा था कि हम 5,000 रुपया बनाने वाले हैं, वो 2,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया इस मशीनरी को खरीदने में। हुआ कि नहीं ऐसा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं, हम बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बैंक से हम क्या कहते हैं, देखिए हम कहते हैं बैंक भाई साहब हम 3 महीने बाद आपसे डॉलर खरीदना चाहते हैं। बैंक पूछती है कितना डॉलर खरीदना चाहते हो, हम कहते हैं आपसे हम 3 महीने बाद $1000 बाई करना चाहते हैं। बैंक कहती है बड़ी अच्छी बात है, 3 महीने बाद तुम हमसे डॉलर खरीदना चाहते हो, चलो हम तुमको 3 महीने बाद डॉलर दे देंगे, $1 लगा देंगे हम तुमको ₹46 का। भाई आज 45 का चल रहा है तो 45 के रेट में तो हमसे एग्री करेगी नहीं। बैंक थोड़ा बहुत बढ़ा के रेट बताती है, कहती है चलो हम तुमसे 3 महीने बाद तुमको 46 रुपया के हिसाब से डॉलर दे देंगे, चलो लाओ इसके लिए कुछ पैसा लाओ। कहती है $1000 चाहिए, 2 रुपया पर डॉलर, 1 रुपया पर डॉलर का हमको क्या करो, तुम प्रीमियम पे करो। हमसे कहती है 2000 रुपया भी लाओ इसके लिए, या कुछ भी हो सकता है, 2000 नहीं 200 रुपया मांग रही है। कह रही है चलो 200 रुपया का प्रीमियम लाओ, इस बात के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तुमको हम 3 महीने बाद $1000 46 रुपया के रेट से दे देंगे। ठीक है ये बात। पता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेने से अब हम संतुष्ट हो जाते हैं, एकदम निश्चिंत होकर बैठे हैं। 3 महीने बाद डॉलर का कितना भी रेट हो
हम कितने में डॉलर पाएंगे? हमको तो 46 के रेट से डॉलर मिलेगा, और हमको 46 के रेट से अगर डॉलर मिलेगा तो 1000 डॉलर कितने का पड़ेगा? 46,000 रुपया। हमें मशीन कितने की पड़ेगी? तब भी 46,000 रुपए की, और 200 रुपया का हम प्रीमियम दे दिए हैं, तो कितना पड़ा? 46,200 रुपया। अभी भी तो हमको इंडिया में मशीन कितने की मिल रही है? 50,000 रुपया, अभी भी सस्ता पड़ रहा है। तो ऐसे में अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। जो भी इंसान फॉरेन करेंसी में डील करता है वो हमेशा करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, अदरवाइज फ्यूचर में पता नहीं फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हो जाए, तो ऐसे में घाटा हो सकता है। बड़े सारे लोग तो क्या करते हैं, 1000 डॉलर जिस दिन 45 रुपया का रेट है $1 का, 45,000 में माल खरीद के लाते हैं और 46,000 रुपया का बेच देते हैं। जरा सोचो, अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएट हो गया तो उससे ज्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ दिन बाद वो पेमेंट कर रहा है, उस दिन 48 रुपया डॉलर का रेट हो गया तो 48,000 देना पड़ जाएगा। तो हम पहले से एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें टोटल कितने का पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हम आगे बेचते हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। यहां पे आपसे कह रहा है कि आपने विदेश से क्या मंगाया है। देखो इजिप्ट से क्या आया है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए आपने करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब आपको बात तो समझ में आ ही गई कि करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कहीं कल को रेट डॉलर का भाग गया तो ऐसे में कहीं हमको ज्यादा ना करना पड़े, इसलिए बैंक से एक एग्रीमेंट कर लिए। लेकिन बैंक ये एग्रीमेंट करती है तो क्या करती है, कुछ पैसा मांगती है, कहती है प्रीमियम दो, और उसी का 17,000 रुपया प्रीमियम दिया गया है। अब बताइए ये 17,000 रुपया का खर्चा कौन सी एक्टिविटी का खर्चा है? बोलो। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है, इसलिए ये खर्चा कैसा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए लिखिए इसका आंसर। According to AS3 cash flow statement, any flow of cash due to fixed asset is cash flow from operating, नहीं, cash flow from investing activity। is cash flow from investing activity। Thus classification made by Subra Limited, Subra Limited नाम है ना, thus classification made by Subra Limited is incorrect। वो गलत क्लासिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट, विड्रॉल ऑफ डिमांड डिपॉजिट हैव क्लासिफाइड बाय पंजाब नेशनल बैंक एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिमांड डिपॉजिट का विड्रॉल हुआ है पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, और पंजाब नेशनल बैंक ने डिपॉजिट के विड्रॉल को ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाया है। पंजाब नेशनल बैंक में जो लोगों का खाता था उस खाते में से लोगों ने पैसे निकाले, और पंजाब नेशनल बैंक ने वो जो पैसे निकाले हैं लोगों ने उसे क्लासिफाई किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक किया है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए तो ये ऑपरेशन है, खाते में पैसा आना जाना। ठीक है, करेक्ट। बाकी आप लोग लिख लोगे कि नहीं अपने से? आप बताओगे कि बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स, ये क्या है? सारे अकाउंट्स, सभी किस्म के अकाउंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या?
कोई हमसे कुछ बोल रहा है, आपस में कुछ बोल रहा है? आपस में बोल रहे हो तब तो कोई बात नहीं, हमसे कुछ बोल रहे हो तो हमको बताओ। नहीं सर, आपसे भला क्यों बोलने लग गए? आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट और डिविडेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसीव किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जिनका काम ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। फाइनेंस में डील करते हैं, बस इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताइए उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आ रही है, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए लिखते जाइए, बुक में लिखिए, वहीं पे लिखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज तो वो बच्चे भी बोल सकते हैं जो कभी क्लास में नहीं बोले। ठीक है, अब इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा? फिर तो सपना ही रह जाएगा कि कभी हम भी क्लास में बोले होते। ठीक है, तो आज बोल लो, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक्विजिशन ऑफ इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कह रहा है एक्विजिशन ऑफ इक्विटी, एक्विजिशन मतलब आप खरीद रहे हो इक्विटी शेयर, डेब्ट सिक्योरिटीज खरीद रहे हो। या ये बताओ, आप खरीदोगे इक्विटी शेयर और डेब्ट्स खरीदोगे तो क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर यहीं पे हम कहते हैं इशू ऑफ इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इशू कर रहे हैं मतलब फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, और अगर एक्विजिशन कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं। क्वेश्चन 3, A Limited paid income tax on capital gain resulting from disposal of capital assets. A Limited paid income tax on capital gain resulting from disposal of capital asset and showed it as deduction from cash flow from operating activities. Is this treatment is in compliance with AS3? सुनिए क्या कर रहा है। A Limited ने कैपिटल एसेट को डिस्पोज किया था, मतलब बेचा था। कैपिटल एसेट को जब हम बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मतलब क्या है समझ लीजिए, एक छोटी सी बात। अभी सिंस आपको टैक्सेशन का अंदाज नहीं है कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में, अगर आप एक एसेट को अपनी WDV से ज्यादा पे बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन होता है। ठीक है, मान लीजिए एक एसेट की WDV है 5 लाख रुपया, हम उसे 6 लाख रुपए में बेच देंगे तो 1 लाख रुपया कैपिटल गेन कहलाता है, और इस 1 लाख रुपया पे टैक्स लगता है। ठीक है, वही कह रहा है कि आपको 1 लाख रुपया का कुछ या जो भी कैपिटल गेन हुआ था, उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ा था। बताइए ये टैक्स का खर्चा कैसा खर्चा कहलाएगा? उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह दिखा दिया है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की वजह से टैक्स देना पड़ा था। ठीक है, एक काम कीजिए, टैक्स के रिस्पेक्ट में एक बात लिख लीजिए। टैक्स के लिए टैक्सेशन कौन कौन सा पे होता है और वो कौन सी एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक तो आपसे बात करेगा कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स समझ चुके हो आप क्या होता है? एसेट को WDV से ज्यादा पे बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन है, उस पर टैक्स लगता है। कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स आप क्लासिफाई करोगे एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा एक होगा, आपको बताएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इसको शॉर्ट में बोला जाता है CDT। इसे CDT भी बोलते हैं और DDT भी बोलते हैं। DDT स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल लीजिए तो CDT, या फिर इसी को और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोला जाता है तो DDT। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
आज कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिविडेंड जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर एक टैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास डिविडेंड की इनकम आती है तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। आज डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है शेयर होल्डर के लिए, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो उस पर टैक्स भी दे देती है सरकार को। कंपनी अगर हमको 10 रुपए का डिविडेंड देगी ना, तो जितना उस पर टैक्स बनता है वो टैक्स भी कौन पे कर देता है? कंपनी पे कर देती है। उसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मेरे हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल अब नहीं होती है, इन्वेस्टर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होती है। कंपनी ने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो पे किया है वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो डिविडेंड क्यों, डिविडेंड की वजह से टैक्स देना पड़ रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और डिविडेंड क्यों देना पड़ रहा है? फाइनेंस की वजह से, शेयर कैपिटल आपने लाया था इसकी वजह से। तो ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस तीन ही किस्म के टैक्स होते हैं, एक कैपिटल गेन टैक्स, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और तीसरा बिजनेस प्रॉफिट टैक्स। बिजनेस का जो प्रॉफिट कमाए हो उस पे जो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। हालांकि ये कैपिटल गेन टैक्स भी इनकम टैक्स ही है, ठीक है। ये बिजनेस प्रॉफिट वाला टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस समस्या का समाधान हो गया, यही टैक्स हो सकते हैं और ये एक्टिविटीज में क्लासिफिकेशन होगी उसकी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, ए लिमिटेड अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मेड अ टोटल लोन ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001। हाउ विल यू क्लासिफाई सच लोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज पर AS3। ए लिमिटेड एक फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी है। मतलब फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी कौन सी होती है? पैसा लेना देना, पैसा इन्वेस्ट करना, शेयर डिवेंचर्स खरीदना बेचना, ये सब उनका काम होता है, ठीक है। फाइनेंस कंपनी है। इसने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है। कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर मान लो हम सीए कोचिंग रन करने वाला लोन दे दिया किसी को, कैसी एक्टिविटी? हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने अगर किसी को लोन दिया तब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने लोन ले लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर हमने लोन दिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिख लिया आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 5वां क्वेश्चन देखिए, JM Harding, a stockbroking firm, received 1.5 lakh as premium for forward contract entered for purchase of equity shares। JM Harding stockbroking firm को रिसीव हुआ है 1.5 लाख एज प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। हाउ विल यू क्लासिफाई दिस अमाउंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। JM Harding एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है। उसने क्या किया है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम लिया है। हमने बताया था ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऐसे, जो हमने अभी ऑप्शन वाली बात बताई थी, ये सब ज्यादातर कहां होते हैं? शेयर मार्केट में, ठीक है। ये सब मार्कर के लिए जुआ थोड़ी ना कोई खेलता है, ये सारे जुए जो खेले जाते हैं वो शेयर मार्केट में खेले जाते हैं। तो जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो लोग ये जुआ खिलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनके पास जो भी प्रीमियम आती है वो प्रीमियम कौन सी एक्टिविटी की इन्फ्लोस है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो उनका काम ही है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 6 पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव्ड अ ग्रॉस रुपी 1500 करोड़ डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर एंड कस्टमर विड्रॉन रुपी 1300 करोड़ ऑफ डिमांड डिपॉजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001। बैंक ऑफ बड़ौदा को 1500 करोड़ रुपया खाते में आया कस्टमर्स का, और 1300 रुपया कस्टमर ने खाते से निकाल लिया। हाउ विल यू क्लासिफाई सच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द मैनर ऑफ सच प्रेजेंटेशन। कैसे दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह दिखाएंगे। और ये कैसे दिखाया जाता है? ये नेट बेसिस पे दिखाया जाता है। मतलब 1500 जमा हुआ और 1300 रुपया क्या हुआ है? विड्रॉ हुआ है, तो हम 200 रुपया का इनफ्लो दिखाएंगे सीधे सीधे। मतलब 1500 रुपया का इनफ्लो पे 1300 रुपया का विड्रॉल नहीं दिखाया जाता, हमेशा हर एक्टिविटी को नेट बेसिस पे दिखाया जाता है। तो 200 रुपया का नेट नेट क्या दिखाएंगे? इनफ्लो दिखाएंगे। तो लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन 6,
classified as operating activity, क्लासिफाई कीजिए एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और क्या कीजिए, सो ऑन नेट बेसिस, नेट बेसिस पे दिखाइए, कितना दिखाइए, ₹200 करोड़ है क्या, हाँ, ₹200 करोड़ इनफ्लो। मतलब पॉजिटिव फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7, एबीसी लिमिटेड पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 along with it also paid 10,200 as corporate dividend tax। एबीसी लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 1 लाख रुपए का। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है अगर ड्यूरिंग द ईयर ही, फाइनेंशियल ईयर अंत हो जाता है, उसके बाद हम उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहते हैं फाइनल डिविडेंड। ईयर चल ही रहा है, उसी में बीच में ही प्रॉफिट जितना कमाए उसी में से डिविडेंड बांट देते हैं तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ओवर हो जाता है, उसके बाद उसका प्रॉफिट बांटते हैं तो फाइनल डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर अभी वो चल ही रहा है, उसी साल का उसी दौरान हम प्रॉफिट बांट देते हैं तो कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड बांटा 1 लाख रुपए का और उस पर 10,200 रुपए का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे दिया, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2000-2001 classified dividend paid as financing activity and corporate dividend tax paid as cash flow from operating activity। कंपनी ने डिविडेंड जो पे किया उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह क्लासिफाई किया और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह क्लासिफाई किया। डू यू एग्री विद सच ट्रीटमेंट? हाँ, ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं कह रहे हैं हाँ हाँ एग्री कर रहे हैं। दोनों ही क्या हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आंसर योर क्वेश्चन विथ फ्रेमवर्क ऑफ AS3, बोथ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पता है एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, पूछता है कि वेदर दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट और नॉट, तो ज्यादातर का आंसर पता है क्या होगा? नो। बताइए क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? आप कहोगे हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बस हो गया, आपको 4 नंबर मिल जाने चाहिए। अरे इस बात के नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, नहीं जब बोलोगे तब बताओगे क्यों नहीं सही है, ठीक है। आंसर भी तब जैसे ही हम बताएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि ये गलत है तो बता रहे हैं कि देखो बोथ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कुछ कहने का मौका मिल रहा है। अगर हम कह देते हाँ हाँ सब कुछ सही है तो फिर कुछ कहने का मौका थोड़ी ना मिलता, तो नंबर किस बात के मिलते। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत ही होता है। हालांकि अकाउंट्स के पेपर में आपसे ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछता है, कुछ पेपर में आपसे ट्रू एंड फॉल्स भी पूछे जाते हैं। जैसे आजकल टैक्सेशन के पेपर में ट्रेंड बन गया है, आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है, ठीक है। अब टैक्सेशन के पेपर में ट्रू एंड फॉल्स अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और वो ट्रू एंड फॉल्स पूछता है, तो पता है वो 10 अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो आंख बंद करके भी बच्चा अगर सब पे ट्रू लिख दे तो क्या होगा, 1 आध 2 सही हो जाएंगे उसमें से। अगर आंख बंद करके 10 पे फॉल्स लिख दे तो 8 सही हो जाएंगे लगभग, क्योंकि ज्यादातर फॉल्स ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का ट्रेंड होता है, वो क्या करते हैं, मान के चलते हैं 10 अगर पूछा गया है तो उसमें से क्या होगा 8 या 9 तो पक्का फॉल्स ही होगा। तो एक काम करते हैं, कोई गेम नहीं खेलते हैं, 10 पे फॉल्स लिख देते हैं, 8 तो अपने आप सही हो गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस पे फॉल्स या ट्रू लिखने का सिर्फ नंबर नहीं मिलता है, रीजन देना पड़ता है। रीजन नहीं पता होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। चलो आगे देखो। जुआ बस सीपीटी तक ही चलता है, ठीक है, उसके बाद कोई जुआ नहीं है। क्वेश्चन 8, टाटा लिमिटेड पिक्ड अप 51% इक्विटी स्टेक इन बीएसएनएल फॉर 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टाटा लिमिटेड ने 51% इक्विटी शेयर खरीद लिया है बीएसएनएल का 5,000 करोड़ रुपए में। बताइए टाटा लिमिटेड ने 51% इक्विटी शेयर खरीदा है बीएसएनएल का 5,000 करोड़ में, ये कौन सी एक्टिविटी है? हाँ जल्दी बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ड्यूरिंग 2000-2001 टाटा लिमिटेड अर्न्ड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ 1200 करोड़।
टाटा लिमिटेड को 1200 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आती है। आउट ऑफ दिस 1200 करोड़ 200 करोड़ वाज रिसीव फ्रॉम बीएसएनएल इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज टू इट्स सब्सिडरी बीएसएनएल। कहता है 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए पता है किस कंपनी से प्रॉफिट मिला है? उस कंपनी से मिला है जिसके 51% शेयर कंपनी ने खरीद रखे हैं। कह रहा है टाटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, टाटा ने बीएसएनएल का 51% शेयर परचेज कर लिया, 51% शेयर परचेज कर लिया। ठीक है, कितने में परचेज किया? 5000 करोड़ में। इसके बाद इसको प्रॉफिट हो जाता है टाटा को, कितने का? साल भर में 1200 करोड़ का। इस 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में 200 करोड़ रुपए का, 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं कहेंगे, कैश आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब इसके पास रेवेन्यू आती है 1200 करोड़ की। इस 1200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में से 200 करोड़ वाली रेवेन्यू बीएसएनएल से आई है। इसी 1200 करोड़ के अंदर की 200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू बीएसएनएल से आई है। अब देखिए ये प्रेजेंट कैसे कर रहा है। कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग इनफ्लो 1200 और उसमें से लेस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी 5000 करोड़ 3800 करोड़। ठीक किया है क्या? अब कैश फ्लो देखो कैसा बनाया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर 1200 करोड़ में से 5000 करोड़ घटा के 3800 करोड़ रुपए दिखा दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गलत है। कैसे दिखाया जाना चाहिए? 1200 करोड़ रुपया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और 5000 करोड़ क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 5000 करोड़ रुपया और ये 1200 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 200 करोड़ रुपया बीएसएनएल से आया है, इस बात के लिए कोई अलग कहना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अरे किससे आया है, कहां से आया, इससे मतलब थोड़ी ना ऑपरेशन से आया है, इसकी अपनी रेवेन्यू है 1200 करोड़ रुपया। बीएसएनएल से आया है कि कहां से आया, इस बात से क्या मतलब है? हमने जिस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं वहां से हमें रेवेन्यू आ रही है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन की रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा जाएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो पता है इसे कैसे दिखाई देना चाहिए था? यहां दिखाई देना चाहिए था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1200 करोड़ रुपया पॉजिटिव फिगर, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये कितना दिखाई देना चाहिए था? निगेटिव में 5000 करोड़, ये होना चाहिए था। और 200 करोड़ रुपया उसी कंपनी से आए जिस कंपनी के आपने 51% शेयर खरीदे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसने। अरे 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 एक सेकेंड, इनका कहना है 200 करोड़ रुपए हमने ये 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की उसकी वजह से आया है। अरे बिल्कुल नहीं, हमने 51% शेयर खरीदा है 5000 करोड़ रुपए का, तो पता है 5000 करोड़ की वजह से क्या आ सकता है? हमको डिविडेंड आ सकता है। अरे शेयर खरीदने तो डिविडेंड आएगा, धंधा किए इनके साथ, बिजनेस किए हैं, 200 करोड़ रुपए की कोई सर्विस दी है जिसका पैसा आ रहा है, तो ये तो मेरे बिजनेस का फ्लो है। ठीक है, ये बात, ये कोई डिविडेंड की इनकम थोड़ी ना है कि हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट की वजह से। हाँ, इस 5000 करोड़ के शेयर पे डिविडेंड चला है तो कौन सी एक्टिविटी है? अगर डिविडेंड चला है आपको तब कौन सी एक्टिविटी है? तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये तो बिजनेस की है भाई, 1200 करोड़ रुपया बिजनेस से आया है, जिसमें से 200 करोड़ बीएसएनएल से आया है, ये भी बिजनेस से आया है। क्वेश्चन 9, फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया परचेज कॉमर्शियल पेपर ऑफ 100 करोड़ ऑन 28 फरवरी 2009 फॉर 89 डेज मेच्योरिटी। फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मतलब कोई फाइनेंस की कॉर्पोरेशन होगी, फाइनेंस कंपनी होगी, उसने 100 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल पेपर खरीदा है 89 दिन मैच्योरिटी का। देयर इज रेडी मार्केट फॉर सेल और परचेज ऑफ कॉमर्शियल पेपर। बता रहा है उसका रेडी मार्केट होता है, हमको भी मालूम है कॉमर्शियल पेपर का रेडी मार्केट होता है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/3/2009, FHI यानी फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सोल्ड कॉमर्शियल पेपर ऑफ ₹100 करोड़ अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसने 100 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल पेपर में जो पैसा लगाया उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह दिखाया। बताइए ठीक या गलत? हाँ गलत। पता है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ये सब कुछ क्या होते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट है, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। लिखिए, दिस इज कैश इक्विवेलेंट एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। दिस इज कैश इक्विवेलेंट एंड नॉट इन्वेस्टमेंट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, A Limited purchased fixed asset from USA for $50,000 on 1/10/2009. It entered into currency option contract for purchase of foreign exchange to pay for fixed asset and paid a premium of ₹25,000. How will you classify such premium in cash flow statement of A Limited? Investing activity. बताइए, हमने स्टॉक विदेश से खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी, और इन्वेंट्री के लिए हमने क्या किया, करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया। विदेश से $2.5 लाख की हमने इन्वेंट्री खरीदी और इसके लिए हमने करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और प्रीमियम पे किया। बताइए, प्रीमियम जो पे की है कौन सी एक्टिविटी? हाँ, इन्वेंट्री खरीदे थे विदेश से, डॉलर में खरीदे थे, उसके लिए करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिए है और 25,000 रुपए का प्रीमियम दिए हैं। ये 25,000 रुपए का प्रीमियम कौन सी एक्टिविटी का फ्लो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेंट्री कैसी है आपकी? ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर इसके लिए आपने पे किया है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके बाद देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस कैसे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने हैं वो डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड दोनों के ही क्वेश्चन है। AS3 आपको अलाउ करता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली एंड ओनली बाय इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। लिखिए इस बात को, AS3 permits preparation of cash flow statement only by indirect method. AS3 आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाने को कहता है। तो अकाउंट्स के पेपर में जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे वो कैसे बनाओगे? इनडायरेक्ट मेथड से ही हम बनाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मेथड से हैं, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि डायरेक्ट मेथड भी कैसे होता है। अकाउंट्स के पेपर में हालांकि हमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाने हैं। AS3 डायरेक्ट मेथड को परमिट नहीं करता है। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ FM। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 14 4 है, 15 5 है, 16 6 है, 17 7 है और 18 8 है, जिसे आप उस क्लासेस में देख लेते हो, ठीक है। इस तरीके